नमस्कार दोस्तों, आज 8 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि घुटनों पर आया चीन और यहां पर हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापने लगा है ड्रैगन। चीनी विदेश मंत्री बोले दोस्ती बढ़नी चाहिए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी विदेश मंत्री की दो टूक, कहा अफगानिस्तान शांति वार्ता में भारत भी होना चाहिए शामिल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर छाई रही पीएम मोदी की रैली, 10 लाख से ज्यादा हुए ट्वीट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा तेज हो चुका है और ऐसे में पीएम मोदी की जबरदस्त लहर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है और फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराया जा सकता है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फिर हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापने लगा ड्रैगन। चीनी विदेश मंत्री बोले दोस्ती बढ़नी चाहिए। जी हां दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार के दिन एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चीन और भारत दोनों एक दूसरे को गिराना बंद कर देना चाहिए। भारत और चीन दोनों को एक दूसरे के प्रति शक के भाव को कम करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच के सीमा विवादों का हल निकाला जा सके। चीन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच के सीमा विवादों को ही चीन भारत के रिश्तों की पूरी कहानी कहने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों ही देश दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों को ही आपसी शक को खत्म करना चाहिए। भारत चीन रिश्तों पर अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों का उत्तर देते हुए और किस प्रकार लद्दाख में पिछले 1 साल पुराना मसला सुलझाया गया, इसके बारे में बताते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दोनों देशों द्वारा विवादों को सुलझा लिया जाना और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना बेहद महत्वपूर्ण है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, सीमा विवाद ऐसी चीज है जो इतिहास से छूट गई, लेकिन ये भारत और चीनी रिश्तों की पूरी कहानी नहीं है। वांग का ये बयान उस वक्त आया है जब कमांडर लेवल की मीटिंग होने के बाद दोनों ही देश पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिक हटाने के लिए राजी हो गए थे। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति पर लौटने की प्रक्रिया को दोनों देशों के रिश्तों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। दोनों देश आपस में सहमत हुए हैं। इसी प्रकार बाकी सीमा विवादों को भी सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओहुई से मिले और उन्होंने पूर्वी लद्दाख से सैनिक हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चीन से कहा है। भारतीय राजदूत ने कहा कि इससे सीमा पर शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी, दोनों ही देशों के संबंध भी मजबूत होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी विदेश मंत्री की दो टूक, कहा अफगानिस्तान शांति वार्ता में भारत भी होना चाहिए शामिल। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति वार्ता आयोजित करने का आग्रह किया है। इसमें उन्होंने भारत समेत सभी 6 देशों को शामिल होने की बात कही है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अफगानिस्तान शांति वार्ता में भारत को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसमें भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति गनी को लिखे इस पत्र में उन्होंने कहा है कि तुर्की ने इसको लेकर संपर्क किया है कि वो एक सीनियर लेवल पर बैठक आयोजित करे जिसमें शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके लिए तुर्की ने अफगान राष्ट्रपति से अपील की है कि उन्हें इस बैठक में शामिल होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने इस पत्र को प्रकाशित किया है। इसके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र को रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें अफगानिस्तान में शांति के लिए सभी की सहमति से रास्ता तलाशा जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि अमेरिकी दूत जाल में खलीजात को इस बारे में राष्ट्रपति गनी और तालिबान के नेताओं से बात कर लिखित ब्यौरा पेश करना चाहिए। इसका मकसद अफगानिस्तान में शांति वार्ता को आगे बढ़ाना और सीज फायर पर आगे बात करना होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें शांति प्रक्रिया और शांति समझौते की बातें सामने आनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक ये दस्तावेज अफगान सरकार और तालिबान के बीच अफगानिस्तान के विकास को लेकर साथ चलने की राह खोलेगा। उन्होंने 90 दिनों के अंदर हिंसा में कमी लाने और कूटनीतिक वार्ता का दौर शुरू करने का भी प्रपोजल दिया है। उन्होंने अपने इस पत्र में कहा है कि अमेरिका 1 मई तक अपने सभी जवानों की वापसी को लेकर विचार कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ दूसरे विकल्प हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर छाई रही पीएम मोदी की रैली, 10 लाख से ज्यादा हुए ट्वीट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान की रैली जमीन ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी छाई रही। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त संबंधित हैशटैग मोदी साथ ब्रिगेड पर 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके थे। भाजपा के पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी और IT सेल हेड अमित मालवीय ने ब्रिगेड परेड मैदान में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली को पश्चिम बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट बताया है। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिगेड परेड की रैली में उमड़ी भीड़ से भाजपा के नेताओं में उत्साह है। भाजपा के नेता इस रैली को चुनाव का टोन सेट करने वाला बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में अब तक वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की ओर से ब्रिगेड परेड मैदान भरने की चुनौती दी जाती थी, मगर प्रधानमंत्री मोदी की रविवार को हुई रैली में जिस तरह से भीड़ जुटी, उससे भाजपा ने भी जता दिया है कि वह भी मैदान को भरने की क्षमता रखती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिगेड परेड मैदान की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दीदी को मैं बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं जो बंगाल की मूल सोच और परंपरा के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी भी भारी भीड़ देख उत्साहित हुए। उन्होंने कहा, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है, तभी तो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार खेला होवे। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट जैसे इतने घोटाले इन्होंने किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक्स का खेल आयोजित हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वामपंथियों ने नारा दिया था, कांग्रेस कालो हाथ, ठेंगे दाव, गुड़िये दाव। इन नारों के दम पर वामपंथी दशकों तक सत्ता में रहे। जिस हाथ को वामपंथी काला समझते थे वो आज सफेद कैसे हो गया। जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे आज उसी हाथ का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले, हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन करना ही नहीं है, हम बंगाल की राजनीति को विकास केंद्रित करना चाहते हैं, इसलिए हम असोल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब हर वक्त आसमान से होगी देश की सीमाओं की निगरानी। 28 मार्च को लॉन्च होगा जियो इमेजिंग उपग्रह। जी हां दोस्तों, भारत देश की सीमाओं पर आसमान से भी सटीक नजर रखने में जल्द ही सक्षम हो जाएगा। यही नहीं, वह प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी करने में भी योग्यता हासिल कर लेगा। दरअसल यह सब होगा इस महीने की 28 तारीख को प्रक्षेपित किए जाने वाले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह से। GSAT-1 नामक इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F10 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 28 मार्च को इस जियो इमेजिंग उपग्रह को प्रक्षेपित करना चाहते हैं। हालांकि इसका 28 मार्च को प्रक्षेपण मौसम की स्थितियों पर भी निर्भर करेगा। इस उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। समाचार एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस उपग्रह का प्रक्षेपण तो पिछले साल 5 मार्च में ही होने वाला था, लेकिन इसे तकनीकी कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया। अंतरिक्ष विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि GSLV F10 के जरिए GSAT-1 का प्रक्षेपण भारत के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि यह उपग्रह हाई रेजोल्यूशन के कैमरों से लैस होगा, जिनकी मदद से भारतीय सीमाओं और महासागरों पर नजर रखी जा सकेगी। यही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी इससे काफी मदद मिलेगी। इसकी मदद से किसी भी प्राकृतिक आपदा की त्वरित निगरानी की जा सकेगी। इसरो के मुताबिक उपग्रह GSAT-1 एक अत्याधुनिक पर्यवेक्षण उपग्रह है जिसका वजन 2268 किलोग्राम है। इसरो प्रमुख के सिवन का कहना है कि जिन तकनीकी समस्याओं के चलते GSAT-1 मिशन को स्थगित कर दिया था उसका समाधान हो गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण भी इसके प्रक्षेपण में देरी हुई। मालूम हो कि इसरो ने 28 फरवरी को अपनी कॉमर्शियल इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पहले मिशन के तहत बीते रविवार को ब्राजील के अमेजोनिया 1 समेत 18 अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने महिलाओं के लिए किए खास इंतजाम, राज्य सरकारों ने भी दिए कई तोहफे। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की कमान दिल्ली पुलिस के महिला पुलिसकर्मियों को दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के PRO चिन्मय बिस्वाल के मुताबिक दिल्ली पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 11,000 है। इसमें महिला अधिकारी और अलग अलग विभाग में तैनात महिला पुलिसकर्मी हैं। थानों का काम, ट्रैफिक का काम और PCR की कमान महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिसकर्मियों को सम्मान देने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये पहल की है। इसमें दिल्ली के अधिकतर स्थानों में ड्यूटी ऑफिसर महिला पुलिसकर्मी को बनाया जाएगा और सहायता के लिए पुरुष पुलिसकर्मी को रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यूपी के 75 जनपदों में 3-3 बूथ पर केवल महिलाओं को वैक्सीन दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है और 45 साल से ज्यादा उम्र की बीमार महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन को गुलाबी रोशनी से सजाया गया है। स्टेशन की तस्वीरें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर की हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर CST के अलावा देश के कई अन्य स्टेशनों को भी सजाया गया है और महिलाओं के लिए समर्पित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल का आसनसोल स्टेशन, गुजरात का अहमदाबाद व वडोदरा रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश का गुंतकल रेलवे स्टेशन, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का मदन महल रेलवे स्टेशन और हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन समेत कई अन्य स्टेशनों को खास तौर पर सजाया गया है। महिला दिवस के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को भी खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर पर दुश्मन की हर छोटी बड़ी हलचल पर रहेगी सीधी नजर। 28 मार्च को अंतरिक्ष में भारत भेजेगा तीसरी आंख। जी हां दोस्तों, भारत 28 मार्च को एक सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। ये सैटेलाइट कई मायनों में बेहद अहम बताया जा रहा है। इस सैटेलाइट की मदद से बॉर्डर एरिया की तस्वीरें मिल जाएंगी। इससे न केवल दुश्मनों की हर चाल का पर्दाफाश होगा, बल्कि मौसम संबंधित आपदाओं को भी मॉनिटर किया जा सकेगा।
GSAT-1 आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F के 10 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक अधिकारी ने रविवार को बताया, हम 28 मार्च को इस जियो इमेजिंग उपग्रह को प्रक्षेपित करना चाहते हैं। हालांकि यह मौसम की स्थितियों पर निर्भर करेगा। यह उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। GSLV-F10 के जरिए GSAT-1 का प्रक्षेपण तकनीकी कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसका प्रक्षेपण पिछले साल 5 मार्च को होने वाला था। अंतरिक्ष विभाग के एक अधिकारी ने कहा, यह भारत के लिए कुछ महीने में महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। उन्होंने कहा, उच्च स्तर के कैमरों के साथ इस उपग्रह से भारतीय जमीन और महासागरों, विशेष रूप से इसकी सीमाओं की निरंतर निगरानी की जा सकेगी। यह प्राकृतिक आपदाओं और किसी भी अल्पकालिक घटनाओं की त्वरित निगरानी में मदद करेगा। इसरो ने कहा कि GSAT-1 का वजन 2268 किलोग्राम है और यह एक अत्याधुनिक पर्यवेक्षण उपग्रह है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की वैक्सीन ने पूरी दुनिया को महामारी से बचाया, अमेरिकी वैज्ञानिक। जी हां दोस्तों, अमेरिका के एक टॉप वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत की तारीफ की है। अमेरिका के टॉप वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत ने वैक्सीन को लॉन्च कर पूरी दुनिया को महामारी से बचाया है। ऐसे में भारत के योगदान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, वो भी चिकित्सा में अपने बेहतरीन अनुभव के साथ। बता दें कि भारत ने जब से कोरोना वायरस के 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है, तब से लेकर अभी तक 2 दर्जन से अधिक देशों में टीके की सप्लाई की जा चुकी है। भारत से अभी भी लगातार विदेशों में टीका जा रहा है। हाल ही में एक वेबिनार के दौरान ह्यूस्टन में बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डीन डॉक्टर पीटर होर्स ने कहा, mRNA के 2 टीके दुनिया के निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत के जिनको की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनी है और पूरी दुनिया में सप्लाई हो रही है, इसलिए भारत के योगदान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीटर ने कहा कि वैक्सीन का रोल आउट होने पूरी दुनिया के लिए भारत की ओर से उपहार जैसा है। भारत ने जिन 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है, उसमें एक कोविशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कोविशील्ड का प्रोडक्शन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी टीका है और भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी बोले, लोकसभा में टीएमसी हाफ, इस बार पूरी साफ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में विशाल रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है। पीएम मोदी ने मैदान में भरी खचाखच भीड़ को देख कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा जनसैलाब नहीं देखा। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में रविवार को बीजेपी की सदस्यता ली। उन्हें बंगाल चीफ दिलीप घोष ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। राज्य में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह रैली पश्चिम बंगाल में भाजपा का पहला बड़ा कार्यक्रम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, खतरनाक स्टिकी बम के लिए नए सिरे से एसओपी तैयार कर रहे हैं सुरक्षा बल। लोगों से की ये खास अपील। जी हां दोस्तों, सुरक्षा बलों को संदेह है कि स्टिकी बम घाटी में आ चुके हैं और उन्होंने इसी आशंका के चलते अपनी मानक संचालन प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने साथ ही आम जनता को सलाह दी है कि वे अपने वाहनों को लावारिस ना छोड़े। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले महीने के बीच में हथियारों की एक खेप बरामद की थी, जिसमें एक आईईडी शामिल था, जिसके भीतर एक चुंबक लगा हुआ था, जिसे किसी भी वाहन पर लगाया जा सकता था और टाइमर या रिमोट की मदद से विस्फोट किया जा सकता था। चुंबक वाले आईईडी या स्टिकी बम या चिपकाए जाने वाले आईईडी का सबसे अधिक इस्तेमाल युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने इन बमों का इस्तेमाल अमेरिका की नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के खिलाफ किया है। वहीं इराक और सीरिया में आईएस के आतंकवादियों ने इसका इस्तेमाल सरकारी बलों के खिलाफ किया है। इन बमों को पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा ड्रोन की मदद से गिराया गया था। इन बमों को 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जम्मू क्षेत्र के सांबा सेक्टर में बरामद किया गया था। इसकी बरामदगी के तत्काल बाद सीमा पार से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें इसके उपयोग और इसमें विस्फोट करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी मानक संचालन प्रक्रिया को फिर से तैयार करने का प्रयास शुरू किया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने स्टिकी बम की बरामदगी के बाद से आम लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहन को लावारिस नहीं छोड़ें। भारत में स्टिकी बम का इस्तेमाल संदिग्ध ईरानी आतंकवादियों द्वारा फरवरी 2012 में एक इजरायली राजनयिक की पत्नी को निशाना बनाने के लिए किया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब करीब 2 साल पहले जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ने विस्फोटक से भरे वाहन को सुरक्षा बलों की एक बस से टकरा दिया था, जिसमें हुए विस्फोट में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने सीमा पार स्थित आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमले किए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
क्वाड देशों की बैठक की तैयारियां जोरों पर। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ बनेगी रणनीति। जी हां दोस्तों, क्वाड नेशंस के विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच समूह के सदस्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने खुलासा किया है कि चारों देशों के नेता जल्द मुलाकात करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बैठक की तारीख का पता नहीं लग पाया है। अगर ऐसा होता है तो यह क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन होगा। क्वाड देशों के इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। खास बात है कि समूह को लेकर भारत हमेशा संकोच करता रहा है। बैठक की खबर सामने आते ही एक बात साफ हो गई है कि मुलाकात को लेकर तैयारियां जारी है। मॉरिसन ने जानकारी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कुछ हफ्ते पहले मुलाकात के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया कि इंडो पैसिफिक में शांति के लिए बहुपक्षीय संगठनों पर दोबारा काम करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि वे क्वाड नेताओं की मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। क्वाड की बात सबसे पहले साल 2007 में सामने आई थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में 1 दशक का समय गुजर गया। नवंबर 2017 में मनीला में ईस्ट एशिया समिट और एशियन समिट के दौरान चारों देशों ने एक बार फिर क्वाड्रिलैटरल के बारे में विचार किया। हालांकि इस दौरान भी भारत समूह को लेकर संशय व्यक्त करता रहा। इसके बाद भारत 2019 में न्यूयॉर्क में मंत्री स्तर की बैठक के लिए तैयार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन ने क्वाड के विचार का विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि समूह को किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2018 में शांग्री-ला वार्ता में इस मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने कहा था, भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र को रणनीति और समित सदस्यों के क्लब के तौर पर नहीं देखता है, न ही इसे दबाव बनाने वाले समूह की तरह देखता है। साथ ही हम इसे किसी भी तरह से अन्य देश के खिलाफ निर्देशित नहीं मानते हैं। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने मंत्री स्तर की बैठक की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के विपक्ष ने विश्व मत को मानने से किया इनकार। इमरान से कहा, गिनती के दिन बचे हैं, दोबारा कराए चुनाव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सीनेट चुनाव में मिले झटके के बाद शनिवार को विश्वास मत हासिल कर लिया है। उनकी पार्टी को सरकार बचाने के लिए 172 वोट की जरूरत थी, जबकि उन्हें 178 वोट मिले। लेकिन इसके बाद इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हुई है। पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने शनिवार को प्रधानमंत्री इमरान खान से इस्तीफा देने और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। नेशनल असेंबली में खान के विश्वास मत हासिल करने के ठीक विपक्षी नेताओं ने यह मांग की। राष्ट्रपति आरिफ अलवी के निर्देश पर बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान खान ने संसद के 342 सदस्यीय सदन में 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया। विश्वास मत की प्रक्रिया विपक्ष की मौजूदगी के बगैर हुई, क्योंकि 11 दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मतदान का बहिष्कार किया था। पीडीएम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और सिंध प्रांत के सुक्कुर में मीडिया कर्मियों को बताया कि इस विश्वास मत का कोई मतलब नहीं है, यह विश्वास मत नहीं था। उन्होंने कहा, यह एक विश्वास मत नहीं था। हम जानते हैं कि किन एजेंसियों द्वारा रात भर सदस्यों के घरों पर नजर रखी जा रही थी, किसने प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके दरवाजों पर दस्तक दी। उनका संदर्भ उन खबरों को लेकर था जिनमें कहा गया था कि सरकार ने अपने सदस्यों को इस्लामाबाद में लॉज में कड़ी निगरानी में रखा था, जिससे शक्ति परीक्षण के दौरान वे सभी संसद में मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल कभी भी कर सकता है ईरान पर हमला, न्यूक्लियर ठिकानों का नक्शा किया जारी, भारी युद्ध की आशंका। जी हां दोस्तों, इजरायल कभी भी किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। इजरायल ने कहा है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए किसी भी देश से नहीं पूछेगा और न ही उसे किसी भी देश की मदद चाहिए। इजरायल ने सीधी धमकी देते हुए ऐलान कर दिया है कि उसके निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं। इजरायल ने न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि उसने विश्व के सामने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों का नक्शा भी जारी कर दिया है और कहा है कि वक्त रहते अगर ईरान को नहीं रोका गया तो इजरायल कभी भी ईरान पर हमला करने के लिए आपात तैयारी में जुट गया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजरायल के खिलाफ है और इजरायल ईरान पर किसी भी वक्त हमले की आपातकालीन योजना तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है और दोनों देश कभी भी युद्ध के मैदान में आ सकते हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री बेंजी गेट्स ने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को कहा है कि इजरायल आपात योजना पर काम कर रहा है और इस वक्त सब कुछ हमारे हाथों में है। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान और दुनिया की न्यूक्लियर ताकतों के बीच फिर से परमाणु समझौते में शामिल होने के संकेत दिए हैं। वहीं ईरान ने भी कहा है कि अगर अमेरिका 1 साल के अंदर उसके ऊपर लगाए सारे प्रतिबंध हटा लेता है तो वो न्यूक्लियर समझौते में फिर से शामिल होने पर विचार करेगा। लेकिन इजरायल का कहना है कि वो किसी भी हाल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ने नहीं देगा और अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर काम करता है तो वो उसके सभी ठिकानों को नष्ट कर देगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। म्यांमार में हालात आउट ऑफ कंट्रोल, मदद के लिए मोदी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी।
जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब स्थिति यह हो गई है कि म्यांमार की सेना और पुलिस लोगों को सीधे गोली मार रही है। प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उन्हें रात में सोते वक्त उठा लिया जाता है, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी जान से मारे जाने के डर से भारत में शरण लेना शुरू कर दिया है। म्यांमार की सरकार को पलट देने वाली सेना पर इंटरनेशनल प्रेशर का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो सीधे सीधे लोगों को गोली मार रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में सेना ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है, तो 2000 से ज्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।